हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की यूनिट थर्ड यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर जो है हमारी यूनिट थ्री में ये इंक्लूडेड है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, और इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप। साथ ही साथ एग्ज़ाम में जो इसका क्वेश्चन आता है आज हम पूरा उसका आंसर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चैप्टर की। मैं मानती हूँ कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ रखी होगी, लेकिन अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या काम है हमें ये पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपने पहले की वीडियोस वॉच नहीं करी हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, तो मैं आपको बता दूं हम यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं मोस्टली। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ही कवर कर रही हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। ज़्यादा सिलेबस मैं कवर नहीं करूँगी, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम इजीली हो पाए और हम अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। आज हम यूनिट थर्ड करेंगे कंप्लीट। इसका एक पार्ट और भी बना दूँगी मैं, मतलब अलग चैप्टर दूसरा जो भी यूनिट थर्ड में मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा। और चैनल पर न्यू है तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं, जो कि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर एंड स्कोप। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन से हमें क्या पता चलेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरियस न्यू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड, कि टाइम के साथ साथ इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी जो ब्रांचेस हैं वो इमर्ज्ड हुई, यानी कि वो उभर के आई। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस अमंग दीज। हमें पता ही है माइक्रो मैक्रो तो है ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज माइक्रो एंड मैक्रो वॉज फर्स्ट मेड बाय प्रोफेसर रैगनर फ्रिश इन 1933। तो इकोनॉमिक्स का जो क्लासिफिकेशन है, जैसा कि मैक्रो हो गया या माइक्रो हो गया, तो ये सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन किया था ये प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने 1933 में किया था। Microeconomics deal with individual units like the problem of price determination by a firm, problem of a consumer, etc. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स को ही के साथ ही डील करती है, जैसा कि प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन बाय अ फर्म, कि फर्म के द्वारा जो है फर्म को जो है प्राइस डिटर्मिनेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसको ये देखता है, उसके साथ डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स देखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स मेक्स अ स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी होल इकोनॉमी को के साथ जो है डील करता है, यानी कि पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है। जैसा कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब जो भी जितने भी इकोनॉमी में हमारे सेक्टर हैं, जैसे कि हाउस होल्ड हो गया आपका, है ना, फर्म वाला सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, तो ये सारे जितने भी मिलके डिमांड करते हैं ये एग्रीगेट डिमांड कहलाता है, यानी कि इन सब मिलके जो डिमांड कर रहे हैं। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, तो ये सब हम मैक्रो में पढ़ते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बीन मेड इन दिस प्रेजेंट चैप्टर, मतलब हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन आ रहा है आपका, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर इट्स बेसिक एजम्पशंस, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स सैलिएंट फीचर्स। मतलब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है, उसके एजम्पशंस बताने हैं, उसके फीचर्स बताने हैं, एक नोट लिखना है बेसिकली हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, MDU में आया हुआ है ये 2016 में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी है, वो भी सेम पैटर्न ही फॉलो कर रही है MDU का ही। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है वैसे ही मैक्रो भी इम्पॉर्टेंट है ना। वर्ड मैक्रो हैड इट्स ओरिजिन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस। अब ये जो मैक्रो वर्ड आया ये ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक भाषा के शब्द से आया, मैक्रोस से। दिस ग्रीक वर्ड स्टैंड फॉर लार्ज। इस ग्रीक वर्ड का क्या मतलब है, लार्ज यानी कि बड़ा। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि हम होल इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स लार्ज। तो दस मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस दैट डील विद लार्ज यूनिट्स, की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो लार्ज यूनिट्स के साथ डील करती है, जैसे कि होल इकोनॉमी।
ऑल राइट, मीनिंग एकदम क्लियर है। डेफिनेशन की बात करें तो हम प्रोफेसर शापिरो एंड प्रोफेसर बाउल्डिंग की हमें गिवन है, तो हम पढ़ेंगे बाउल्डिंग वाली। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउल्डिंग, तो बाउल्डिंग जी हमसे क्या बोल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी ओवरऑल एवरेजेस एंड एग्रीगेट्स ऑफ द सिस्टम। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है की जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो स्टडी करता है ओवरऑल एवरेजेस को, जो भी ओवरऑल हमारे एवरेज हैं और जितने भी एग्रीगेट हैं। एग्रीगेट का मतलब वो एग्रीगेट डिमांड भी हो सकता है, वो एग्रीगेट सप्लाई भी हो सकता है, वो एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो सिस्टम में जितने भी एवरेज और एग्रीगेट मौजूद है ना, उन पे स्टडी करता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये एक इकोनॉमिक का पार्ट है। आई होप बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशन क्लियर होगी। और हमें पता है एग्ज़ाम में हमें अगर डेफिनेशन लिख के आते हैं अकॉर्डिंग टू राइटर का, जो डेफिनेशन का जो राइटर है उनका भी नाम लिखना ज़रूरी होता है, तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं हमें। तो दस इट कैन बी सेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, कि ये कहा जा सकता है डेफिनेशंस के बेस पे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी ऑफ इकोनॉमी है, यानी कि इकोनॉमी की स्टडी करना इन एन एग्रीगेटिव फॉर्म में। एग्रीगेटिव फॉर्म में मतलब जिसमें हम सब कुछ लेके चल रहे हैं। एंड द कंसेप्ट लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, जनरल एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब आपका मैक्रो में आएगा। इसकी हम स्टडी करेंगे मैक्रो में। नाउ अब हम बात करेंगे एजम्पशंस की। एजम्पशंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बोला गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बट इट्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल ओनली अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ ही स्पेसिफिक कंडीशंस पर एप्लीकेबल होते हैं। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं मैक्रो के, तो दीज कंडीशंस आर प्रेजेंटेड बाय वेरियस अजम्पशन। अब वो कंडीशन क्या है जिन पर मैक्रो के प्रिंसिपल एप्लीकेबल होंगे, तो वो कंडीशंस है अजम्पशंस। तो हम अजम्पशंस पढ़ेंगे। अब क्या है, सबसे पहले बोला गया है शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन के बारे में क्या बोला गया है, मेन अजम्पशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन शॉर्ट रन। की जो मेन अजम्पशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ये है कि ये है ना जो शॉर्ट रन पर बेस है, ठीक है। किस पे बेस है? शॉर्ट रन पर। अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस प्रिंसिपल्स the economy is operated under the situation in which most of the economic factor remains constant। कहने का ये मतलब है शॉर्ट रन भी है और दूसरा ये बोला गया है कि काफ़ी सारे जो इसके फैक्टर्स होते हैं ना वो कांस्टेंट ही रहते हैं, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। पहला एजम्पशन हमें क्लियर हो गया कि हमें ये मान के चल रहा है शॉर्ट रन की बात की गई है और जिसमें हम जो है कांस्टेंट ही मानेंगे फैक्टर्स को। जैसे कि आप जानते होंगे, एक जनरल एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं कि शॉर्ट रन में ज़्यादातर फैक्टर्स कांस्टेंट ही होते हैं क्योंकि आप उनको बदल नहीं सकते। आप लॉन्ग रन में ही उन फैक्टर्स को जो है बदल सकते हो, है ना, तो इसीलिए ये कांस्टेंट रहते हैं शॉर्ट रन में। दूसरा है फ्री कैपिटलिस्टिक एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। अब फ्री कैपिटलिस्टिक एंड क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में क्या बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन that the economy considered under it is a free capitalistic and closed economy। मतलब हमें ये अजम्पशन मान के चलनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की किस पे बेस है कि जो इकोनॉमिक को हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे कि वो फ्री कैपिटलिस्ट एंड क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। ये कंसीडर करके हम चलेंगे। तो इन अ फ्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, भाई फ्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, द गवर्नमेंट मेक नो इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। कि गवर्नमेंट जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी जो भी इकोनॉमी में काम हो रहा है थ्रू टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर। मोर ओवर द एजम्पशन, अब ये तो था फ्री कैपिटलिस्टिक के बारे में कि भाई गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में क्या बोला है, द एजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी डेपिक्ट, यानी कि क्या बताती है ये हमें कि इकोनॉमी हैज़ नो रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। क्लोज इकोनॉमी का क्या मतलब है कि हमारा मतलब इकोनॉमी का
अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। अब आपसे कोई जनरली पूछ सकता है कि फ्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, तो आप बता सकते हो फ्री कैपिटलिस्ट का मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होगा कि दूसरी कंट्रीज के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अजम्पशन एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ ओनली टू फैक्टर्स, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कि अगर इस अजम्पशन का प्रभाव पड़ता है एग्रीगेट डिमांड पर, तो एग्रीगेट डिमांड जो है दो फैक्टर्स को ही लेगी, कंजम्पशन को लेगी और इन्वेस्टमेंट को लेगी। ये हमारी अजम्पशन थी, यानी कि जो हम मान के चलते हैं। थर्ड है टाइमलेस रिलेशनशिप। टाइमलेस रिलेशनशिप के बारे में क्या बोला है? अनदर इम्पॉर्टेंट assumption of macroeconomics is that it has a timeless relationship among various factors। कि इसकी एक इम्पॉर्टेंट और भी assumption है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो ये है कि इसका जो रिलेशनशिप होता है दूसरे फैक्टर्स के साथ वो टाइमलेस होता है। दिस assumption स्टेट, ये assumption हमसे क्या बोलती है? दैट वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर चेंज इन इक्वल मैनर। कि जो भी फैक्टर्स इकोनॉमिक में चेंज हो रहे हैं ना, वो इक्वल मैनर में हो रहे हैं। एंड दीज हैव नो टाइम गैप, और इनमें टाइम का गैप भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल दीज एनालिसिस अज्यूम, ये एनालिसिस ये अज्यूम करके चलते हैं, द कंजम्पशन इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ दैट टाइम पीरियड। कि ये यही अज्यूम करके चलते हैं जो कंजम्पशन है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, वो किस पे डिपेंड करेगा? इनकम पर डिपेंड करेगा उस पीरियड की। देखो फॉर एग्जांपल एक जनरल सी बात है, जितनी इनकम होगी उतना ही तो कंजम्पशन होगा ना, है ना। 10 रुपये कमाए तो 10 रुपये मतलब उसी के हिसाब से, उससे कम ही या फिर उतना ही तो कंजम्पशन हम करेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया है कि टाइम पीरियड पे इनकम कितनी है और कंजम्पशन कितना है। तो CT इज इक्वल टू FYT। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एजम्पशन, फोर्थ। मनी इज नॉट ओनली अ वेल। अ मनी इज नॉट ओनली अ वेल। मोस्ट ऑफ द अर्लियर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आए पहले, वो ये एक्सेप्ट करते हैं। क्या एक्सेप्ट करते हैं? कि दैट मनी इज ओनली अ वेल। अब इसका क्या मतलब है? दैट इज दीज प्रिंसिपल्स एज्यूम दैट मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी क्या है? सिर्फ और सिर्फ विनिमय का माध्यम है, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सिर्फ। एज अगेंस्ट इट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे बेस है? कि दैट मनी ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू इन एडिशन टू मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये अजम्पशन है कि मनी जो है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा का मतलब कि उसका जो रोल है वो ज़्यादा है। कि हमारे पास पैसा होगा तो हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसीलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ही है, साथ ही साथ इसका रोल स्टोर ऑफ वैल्यू से भी है। इट्स मेन रीज़न इज दैट द इनकम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज कंजम्पशन एंड सेविंग। इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि इनकम जो है वो कंजम्पशन और सेविंग दोनों में डिवाइड होती है। अब हम ये तो है नहीं कि जितनी हमारी इनकम हो रही है हम सारा खाना खा लेंगे उससे, या खर्चा कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे उसको, है ना। तो कुछ हम सेव भी करते हैं, कंजम्पशन भी करते ही हैं, बट सेविंग भी करते ही हैं। तो स्टोर यानी कि सेविंग भी होगा, और कंजम्पशन तो आपको पता ही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑल राइट, अब आता है मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन क्या है? अनदर इम्पॉर्टेंट assumption ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट people pay attention to the nominal values of money whereas they ignore the real value। कि इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट assumption है कि जो people है ना, वो नॉमिनल वैल्यू पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं, whereas they ignore the real value, रियल वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। As a result of which most of the laborer concentrate on an increase in nominal wage instead of रियल वेज। इससे क्या होता है कि जो ज़्यादातर लेबर्स होते हैं वो किस पर ज़्यादा जोर देते हैं? नॉमिनल वेज पर ज़्यादा जोर देते हैं इंस्टेड ऑफ रियल वेज पर। ठीक है, तो अब बात आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि ये 6th assumption है हमारी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द assumption
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो है वो इस एजम्पशन पर बेस है कि दैट एन इकोनॉमी ऑपरेट अंडर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि जो इकोनॉमी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर को ऑपरेट करती है, कि अंडर ऑपरेट होती है, ठीक है। दिस एजम्पशन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमसे ये हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था, डिमिनिशिंग जो है ना। तो ये क्या बोलता है हमें कि विच स्टेट दैट लेस प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। कहने का ये मतलब है, आपको मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो हमने ये पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, जब हम मैक्रो पढ़ते थे तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि मार्जिनल ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या था, कि जितना हम जो है स्टेट दैट लेस प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। अगर मैं आपको एक इसका सिंपल सा एग्जांपल समझाऊं तो यही था कि जितनी भी हम फॉर एग्जांपल अगर आपको भूख लगी है तो सबसे पहला जो होगा आप जो है फर्स्ट जो यूनिट लोगे वो जो है वो आपको ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कराएगी। यानी कि फ़र्स्ट अगर आप चपाती ले रहे हो या फर्स्ट ब्रेड ले रहे हो तो उस जैसे आपको बहुत सारा भूख लगी है, ठीक है, तो फर्स्ट चपाती अगर आपने ली तो आपको एक इनिशियल यूटिलिटी मिली, यानी कि सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिली, आपकी थोड़ी सी भूख कम हुई। फिर आप जब दूसरी यूनिट ले रहे हो तो आपको कम सेटिस्फेक्शन मिला, फिर जब आप तीसरी ले रहे हो तो फिर जो है आपको उससे भी कम सेटिस्फेक्शन हुआ। तो ये क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लगातार घट रही है आपकी यूटिलिटी। पहली यूनिट में सबसे ज़्यादा इनिशियल यूटिलिटी मिली, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, फिर जब दूसरा लिया आपने यूनिट तो आपको थोड़ी कम, मतलब अभी तो आपकी एक रोटी खाई तो भूख थोड़ी मिट गई, फिर दूसरी खाई तो हाँ उससे कम सेटिस्फेक्शन मिला, फिर तीसरी खाई तो उससे भी कम सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये क्या है, डिमिनिशिंग हो रहा है, गिर रहा है, ये जो यूटिलिटी का रेट है ये गिर रहा है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो इस पे बेस्ड होती है। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके सैलिएंट फीचर्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ना कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। पहला बोला गया है कि वाइड स्कोप, इसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट इट हैज़ अ मच वाइडर स्कोप एज़ कम्पेयर टू, हम जानते ही हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सिर्फ इंडिविजुअल्स यूनिट्स के साथ ही डील करता है, लेकिन जो मैक्रो है वो होल इकोनॉमिक के साथ डील करता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्कोप भी वाइड ही होगा, बड़ा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी पर ही लिमिटेड होता है, और लेकिन जो मैक्रो है वो पूरी स्टडी करता है, किसकी, पूरी इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ द प्राइस ऑफ ए स्पेसिफिक कमोडिटी इज डिटरमाइंड, कि एग्जाम्पल में यहाँ पे बोला गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि एक स्पेसिफिक कमोडिटी का प्राइस कैसे हमने डिटरमाइन किया, बल्कि वो क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द जनरल प्राइस लेवल। वो ये डिटरमाइन करता है कि जनरल प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया वाइड स्कोप। दूसरा इसका फीचर है शॉर्ट रन नेचर। शॉर्ट रन नेचर के बारे में क्या बोलता है, नदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट इट हैज़ अ शॉर्ट रन नेचर। अभी हमने एजम्पशन में भी पढ़ा था शॉर्ट रन, फीचर में भी यही पॉइंट आ गया, शॉर्ट रन नेचर है। अंडर इट ऑल द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर स्टडी इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, कि हम इसमें शॉर्ट रन में ही पढ़ाई करते हैं, जितनी भी स्टडीज़ हैं प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक की। काइनीज जी क्या बोलते हैं, काइनीज वॉज ऑफ द व्यू दैट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग रन। काइनीज बोलते हैं कि हमें इसकी इकोनॉमिक्स की स्टडी लॉन्ग रन में ज़रूरत नहीं है करने की, बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑल ऑफ अस विल डाई, लॉन्ग रन में हम मर जाएंगे। केनिस जी हमसे ये बोलते हैं। तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि शॉर्ट रन में हमें करना चाहिए इसको। थर्ड इसकी फीचर आती है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बोला है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द रियल फैक्ट। जो हमारी क्लासिकल इकोनॉमी है ना वो रियल फैक्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है एज़ कम्पेयर टू मॉनेटरी फैक्ट। यानी कि जो हमारी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो रियल फैक्ट पर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय कि मॉनेटरी फैक्ट को। बट द मॉनेटरी फैक्टर हैव बीन गिवन मोर इम्पोर्टेंस आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो मॉनेटरी फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ मनी
हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनुसार कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है किसकी, मनी की, उसका जो है एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट पर। स्टोर वैल्यू ऑफ मनी हैज़ बीन गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि जो हम सेविंग करते हैं यानी कि स्टोर करते हैं पैसा, उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल विश टू कीप मनी इन लिक्विड फॉर्म, कि इस थ्योरी के अनुसार जो पीपल जो हैं, क्या लोग क्या चाहते हैं कि वो मनी जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रखे। लिक्विड का मतलब कि जैसे हो गया कैश हो गया आपका, है ना। बिकॉज द लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी प्रोवाइड सिक्योरिटी इन अनसर्टेन फ्यूचर, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होना भी ज़रूरी है मनी, क्योंकि मान लो अनसर्टेन फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए लिक्विड फॉर्म में वो सोचते हैं कि होनी चाहिए। तो दस देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कॉलिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स एज मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है। जनरल थ्योरी की बात करें तो जनरल थ्योरी के बारे में हमें क्या बोला गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज जनरल थ्योरी। इसका क्या रीज़न है मेन, पहला मेन रीज़न है ऑल दी लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, की जितने भी एम्प्लॉयमेंट के लेवल होते हैं वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन पढ़ते हैं हम, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, एग्रीगेट फैक्ट पढ़ते हैं, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट आउटपुट, तो ये सब हम पढ़ते हैं किस में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसीलिए ये एक जनरल थ्योरी है। अब हम बात करेंगे एक सेकेंड, हाँ, कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बोला गया है, ये हमारा एक मैक्रो का फीचर है, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमें क्या बोला गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन दी कंपैरेटिव स्टडी इक्विलिब्रियम, की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस पे बेस्ड है, किस पे, कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर। एक बार फिर बोलेंगे, कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये याद रखना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इस पे बेस्ड है। तो इसमें क्या बोला गया, अंडर सच एन इक्विलिब्रियम वी जस्ट मेक अ कंपैरिजन ऑफ टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि हम इस इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ दो इक्विलिब्रियम पोजीशन का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि उन दोनों को कंपेयर करेंगे, जिससे कि क्या अटेन होगा, अटेन ओवर टू डिफरेंट टाइम पीरियड। अब भाई वो दो इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइम पीरियड के हो सकते हैं, हम मान के चलते हैं, है ना, तो उनको कंपेयर करना है। इन मोस्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट वी मेक अ कंपैरेटिव स्टैटिक स्टडी, हमें पता है कि हम मैक्रो में क्या करते हैं, ज़्यादातर कंपैरेटिव स्टैटिक स्टडी करते ही हैं, कंपेयर करते हैं हम, है ना। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस बाय सम इकोनॉमिस्ट, इसीलिए जो है इसको क्या बोला गया है, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस भी बोला गया है। आगे क्या बोला गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। Another main feature of macroeconomics is that it highlights the importance of investment, कि macroeconomics बोलता है कि investment जो है वो important है। तो काइनेजियन macroeconomics में हमें क्या बोला गया था कि the level of income, output and employment is directly associated to the level of aggregate demand, की जो income का level है, output and employment है, वो किससे डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं, एग्रीगेट डिमांड से एसोसिएट होते हैं। तो विच इज़ अ सम ऑफ कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, और ये जो है जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल जो है इसका सम होता है। सो इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, अगर हम चाहते हैं कि इनकम का लेवल बढ़े, अगर हम चाहते हैं इनकम का लेवल बढ़े एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े इकोनॉमी में, तो देन इट इज़ नेसेसरी टू रेज द लेवल ऑफ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, तो हमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, उसकी वजह से इनकम भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, अगर हम कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे और हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो। एज मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज कंसिडर टू शॉर्ट रन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आई थिंक इतना ये पॉइंट क्लियर है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे को इतना ही बहुत है। 7th पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट सपोर्टेड कैपिटलिज्म। अब गवर्नमेंट सपोर्टेड कैपिटलिज्म में हमें क्या बोला गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का।
ऑल्दो कैपिटलिज्म एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन सीम टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट, कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसको हम क्या मान के चलते हैं, एक्सक्लूड मान के चलते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। अभी हमने अजम्पशन में पढ़ा था ना कि फ्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मान के चलेंगे हम, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो द इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट हैज़ बीन इंसिस्टेड फॉर प्रोवाइडिंग इंड्यूसमेंट टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हमसे कुछ बोला गया है कि काइनीज मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो हैज़ बीन इंसिस्टेड फॉर प्रोवाइडिंग इंड्यूसमेंट, वो इसलिए लिया जाता है ताकि जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले करें। इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन रियलिटी सपोर्ट कैपिटलिज्म, कि रियलिटी में बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती ही है, कैपिटलिज्म को वो सपोर्ट करती ही है। उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है सेव करना है कैपिटलिज्म को, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया। नेक्स्ट अब हमारा लास्ट फीचर है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो इसमें क्या बोला गया, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इट बियर्स ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, ये जो है ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देता है। वेरियस कंसेप्ट स्टडीड, अब कौन कौन से वेरियस कंसेप्ट स्टडी किए जाते हैं वो देख लेते हैं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइक नेशनल इनकम भी हम पढ़ते हैं, जनरल एम्प्लॉयमेंट हमने मैक्रो में पढ़ा हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो ये जो है काफ़ी प्रूव हुए हैं, वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट प्रूव हुए हैं इकोनॉमिक्स को पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो 10 द अबव गिवन फीचर्स आर द मेन फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये हमने आज इसके एजम्पशंस पढ़े, फीचर्स पढ़े, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यूनिट 3 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच।